Hello students, how are you? This is Sunil Anand sir. Welcome to Anand sir SST Point. आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 के सिविक्स चैप्टर का कुछ एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहा हूँ। जैसा कि अभी विभिन्न स्कूलों में एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शॉर्ट में हम चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका ये चैप्टर है थर्ड, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार कितनी तरह की होती है। आपको सबसे पहले इसमें ज़रूरी है ये समझना कि गवर्नमेंट होती क्या है। तो आपका यहाँ सबसे पहले दिया हो, ध्यान दीजिएगा कि अ गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट मैनेज द कंट्री. It is a body of people that frames the policies, exercises control through the various organization and laws. सरकार लोगों की एक ऐसी समूह होती है देश के अंदर में, एक ऐसा बॉडी होता है जो पॉलिसी बनाती है, जो सभी तरह के काम को कंट्रोल करती है। विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देश की जितनी भी समस्याएं होती है, जितने भी मामले होते हैं, उसको कंट्रोल करने वाली जो बॉडी होती है उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। ऐसे समझ लें कि सरकार एक संस्था होती है जिसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं और वह देश के लिए महत्वपूर्ण पॉलिसी बनाते हैं, उसको लागू करते हैं। हमारे देश में भी एक गवर्नमेंट है, हमारे देश की गवर्नमेंट चुनी हुई सरकार होती है और ये विभिन्न तरह के काम करती है। आइए देखें कि गवर्नमेंट कौन कौन से काम करती है। सरकार कई तरह से काम करती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इनमें से कुछ काम निम्नलिखित हैं, जैसे इट अंडरटेक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स टू रिमूव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड लिटरेसी। सरकार लोक कल्याण के काम करती है, गरीबी दूर करने के लिए, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए, जो असमानता है, जो अशिक्षा है, उसको दूर करने के लिए काम करती है। पुलिस के माध्यम से समाज में शांति और व्यवस्था रखने का काम करती है। सरकार होती है, किसी भी देश की सरकार होती है जो वह आस पड़ोस के देशों के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए समझौते करती है और दुनिया के विभिन्न देशों के साथ संबंध स्थापित करती है। देश की जो सीमाएं होती है उसकी सुरक्षा करती है सरकार, आर्मी या सेना के जवानों के द्वारा। तो इस तरह से सरकार बहुत सारे काम करती है, जो बहुत सारे रिलीफ वर्क करती है सरकार, जैसे गरीब लोगों के लिए घर बना करके देना, जो ठंड में नाइट शेल्टर्स बनाना। इस तरह से सरकार कई तरह के सिस्टम बनाती है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, म्यूज़ियम, पब्लिक टॉयलेट्स, पार्क्स, ये सब का काम भी सरकार के माध्यम से होता है। सरकार बिजली की व्यवस्था करती है, कुकिंग गैस की व्यवस्था करती है, ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ जो सिंचाई के साधन हैं उसकी भी व्यवस्था करती है। सरकार पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था करती है, परिवहन के साधन की व्यवस्था करती है, कम्युनिकेशन के साधन की भी व्यवस्था करती है। इट बिल्ड्स एंड runs हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड ऑफिसेस, एजेंसीज फ्री ऑफ कॉस्ट वाई द चार्जिंग ऑफ अ नॉर्मल कॉस्ट। सरकार स्कूल और हॉस्पिटल जो चलाती है वो या तो बिल्कुल फ्री होती है या बहुत ही कम कॉस्ट पर होती है। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि सरकार के बहुत सारे काम परफॉर्म करती है अपने देश के अंतर्गत और इस तरह से ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार कई लेवल पर होती है, नेशनल लेवल पर होती है, स्टेट लेवल पर होती है और लोकल लेवल पर होती है। आप लोग जानते हैं जैसे भारत में, हमारे देश में कंट्री लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संचालित करते हैं, सरकार के मुखिया हैं। स्टेट लेवल पर हमारा देश कई राज्यों में बटा हुआ है, जिससे हमारा बिहार एक राज्य है। तो स्टेट लेवल पर यहाँ भी एक सरकारें होती हैं, उसके मुखिया चीफ मिनिस्टर कहलाते हैं। और लोकल लेवल पर भी सरकारें होती हैं जिसको आप मुखिया, सरपंच या जिला परिषद के माध्यम के नाम से जानते हैं। तो ये 3 लेवल पर हमारे देश में सरकारें होती है, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और
लोकल लेवल पर। फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, सरकारें क्या क्या काम करती है, हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सरकार के कई अंग होते हैं, उसके माध्यम से सरकार अलग अलग तरह के काम करती है। जो वो पॉलिसी बनाती है, उसको रेगुलेट करती है, तो उसके कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। खास करके हमारे देश में ये फंक्शंस को 3 ऑर्गेनाइजेशंस संचालित करते हैं, जिसको गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन कहते हैं। ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होती है। तो लेजिस्लेचर यानी कार्यपालिका, हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। विधायिका इसे कहा जाता है। केंद्र में सेंट्रल लेवल पर ये संसद कहलाता है, और स्टेट लेवल पर हम इसको विधानसभा कहते हैं। एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, उसको जो एग्जीक्यूट करता है, जो पालन करवाता है, जो देश में लागू करता है, उस बॉडी को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव 2 तरह का होता है। एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है और एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होता है सेंट्रल लेवल पर, उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट जो होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव करेंगे तो चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, ये जो होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तीसरा जो ऑर्गन है हमारा वो है जुडिशरी। जुडिशरी जो होती है वो देखती है कि देश में न्याय व्यवस्था सही ढंग से संचालित हो रही है नहीं, सरकार जो पॉलिसी बना रही है वो संविधान के अंतर्गत है या संविधान की मूल भावना से अलग है। वो अगर कहीं कोई डिस्प्यूट होता है, चाहे सेंटर के साथ स्टेट का, या फिर 2 स्टेट के बीच में, या पब्लिक और सरकार के बीच में, या किसी भी तरह के अगर डिस्प्यूट होते हैं, उसको सॉल्व करने का काम जुडिशरी करती है। हमारे देश में पार्लियामेंट कानून बनाता है, और ये लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। स्टेट में भी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। तो इस तरह से हमने इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है, इट इज़ नाउ मैंडेटरी टू हैव अ पोल्यूशन सर्टिफिकेट फॉर व्हीकल इन दिल्ली, which one out of the following organ of the Delhi government has implement this law। इस लॉ को कौन सरकार कानून बनाती है कि हर जो व्हीकल के लिए दिल्ली में एक सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। तो इसको इशू कौन करेगा, कौन सा ऑर्गन करेगा? तो निश्चित तौर पर इसको जो है सो एग्जीक्यूटिव जारी करेगा। क्योंकि लेजिस्लेचर तो कानून बना दिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? तो एग्जीक्यूटिव करेगा। दूसरा, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे देश दुनिया भर में कई तरह की सरकारें पाई जाती हैं। मेनली जो 3 तरह की सरकारें पूरी दुनिया में हैं। सबसे पहला जो है उसको मोनार्की कहते हैं। पहले संपूर्ण दुनिया में मोनार्कीज़्म ही हुआ करता था। चिटपुट कहीं कहीं पे दूसरे तरह की भी सरकारें होती थी। तो मोनार्की गवर्नमेंट ऐसे गवर्नमेंट को कहते हैं जिसमें कि जो राजा होता था वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके वंश, राजा का बेटा, उसका बेटा, फिर उसका बेटा जो राजा बनता था, और समस्त शक्तियाँ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों की शक्तियाँ उसके हाथ में होती थी, और उसको कोई हटा नहीं सकता था। उसको हटाने के लिए तख्ता पलट जैसी बातें होती थी कभी कभी। लेकिन जब वंश परंपरा के अनुसार ही कोई राजा बनता था तो हम उसको मोनार्की कहते थे। जैसे हमारे देश में यहाँ पर जलालुद्दीन अकबर का चित्र दिया हुआ है। आपको पता होगा कि अकबर के पिता हुमायूं भारत के बादशाह थे। हुमायूं के पहले बाबर जो थे, जिसने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी, वो राजा थे। तो इस तरह से जलालुद्दीन अकबर एक मोनार्क था। दूसरा है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, परंपरागत के अनुसार नहीं होता, बल्कि जो सरकार चाहे वो लोकतांत्रिक विधि से ही क्यों न चुन करके आई हो, वो सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले लेती है। और जब वो लोकतंत्र को कुचल ख़त्म कर देता है, और तब जब समस्त शक्तियाँ, तीनों अंगों की समस्त शक्तियाँ, सेना भी उसके अंदर में रहता है, और उसकी पॉलिसी को
सबको मानना ही होता है। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे सिस्टम वाले गवर्नमेंट को हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। इसमें जनता के कोई मौलिक अधिकार नहीं होते। दुनिया में कई सारे डिक्टेटर हुए हैं। एडोल्फ हिटलर का आप यहाँ चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जर्मनी का डिक्टेटर था, जो चुना तो गया था लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन बाद में इसने पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया, लोकतंत्र को अपने देश से ख़त्म कर दिया, सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली। ये व्यक्ति ऐसा था जिसको पूरे सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए जिम्मेवार माना जाता है। आज भी दुनिया में कई देशों में डिक्टेटरशिप है। जैसे कि आप नॉर्थ कोरिया की बात आप सुने होंगे, किम जोंग उन क्या है, एक डिक्टेटर है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द वन वेयर देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री। देखो, दो और भी तरह के गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। एक यूनिटरी गवर्नमेंट होता है जिसे एकल सरकार कहते हैं। तो जो छोटे छोटे देश होते हैं उनमें एक ही सरकारें होती है और वह पूरे देश पर शासन करवाती है। इसके अलावा दूसरा जो सिस्टम होता है उसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में जो सरकारें होती दो लेवल पर होती है, एक केंद्र लेवल पर होती है, एक राज्य लेवल पर होती है। जैसे हमारे देश में भी एक फेडरल सिस्टम ये है, केंद्र में मोदी सरकार है और विभिन्न स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं। तो फेडरल सिस्टम में देश को कई भागों में बांट दिया जाता है, हर राज्य में अलग अलग तरह की सरकारें होती है। जो सबसे महत्वपूर्ण और आज के सबसे लोकप्रिय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जनता वोट देकर के अपने लिए सरकार चुनती है। हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है और हर वोट का बराबर वैल्यू होता है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने डेमोक्रेसी का डेफिनेशन दिया था कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार होती है। ऐसी सरकार को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। इसमें जनता अपने एक रेगुलर इंटरवल पर अपनी सरकार को चुनती है। A democratic government makes the common man all powerful because if the representatives don't work then they choose someone else in the next election। तो लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जनता सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि अगर सरकार सही ढंग से काम नहीं करती है तो अगले चुनाव में जनता उसको हटा करके दूसरी सरकार को बना देती है। इसलिए जनता के रहम करम पर सरकार होती है। अभी हम विभिन्न टाइप के गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। दूसरा है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कितने तरह की होती है। अभी तो हम पढ़ रहे थे सरकारें कितनी तरह की होती हैं, अब हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी कितनी तरह की होती है। पहला होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता सरकार के हर पॉलिसी में भाग लेती है और जनता से पूछ करके ही कोई नीतियाँ बनाई जाती है। जैसे कि अगर कोई छोटे मोटे जो देश होते हैं तो वहाँ जनमत संग्रह के माध्यम से सरकार जो कानून बनाती है उसके लिए जनता से राय ली जाती है और उस राय के जनता का राय अगर उस पक्ष में होता है तो वह पॉलिसी बनता है, अगर जनता उसके खिलाफ होती है तो नहीं होता है। लेकिन ऐसा सिस्टम सिर्फ छोटे देशों में ही होता है। दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हमारे देश में है। इसमें जनता 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजती है जो सरकार बनाते हैं और जनता के बिहाफ पर वो अपना पॉलिसी बनाते हैं। जब चुनाव में जाते हैं ये जो हमारे प्रतिनिधि के लिए चुनाव लड़ते हैं तो वो अपनी पॉलिसी पहले रख देते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो 5 साल में हम ये ही काम करेंगे। जनता अगर उनको चुन लेती है तो माना जाए तो वो उस काम को करने के लिए अधिकृत हो जाते हैं और आने वाले 5 साल में वो अपनी तरह से डिसीजन लेते हैं। These are the types of democratic forms of government. In a democratic type of democracy, we have 2 main forms of government called parliamentary and presidential form of government. देखिए, अभी तो हम जो चर्चा कर रहे थे कि डेमोक्रेसी कितने तरह की होती है, तो डेमोक्रेसी 2 तरह की हमने बताया।
एक डेमोक्रेसी जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जिसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ भी गवर्नमेंट कहते हैं। अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी दो तरह की होती है। एक को हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, दूसरे को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। हमारे देश और इंग्लैंड जैसे देश जो है वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। जनता अपने एमपी को चुन करके भेजते हैं संसद में, पार्लियामेंट में, और वही जो सांसद होते हैं सरकार को चुनते हैं। और जो हम जिनको रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजते हैं वो लेजिस्लेचर में जाकर के जनता के लिए कानून बनाते हैं, और वही सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। यानी संसद, पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, और संसद के विश्वास तक ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री रहता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दूसरा होता है, जैसे अमेरिका वगैरह देशों में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो देश के राष्ट्रपति होते हैं उनको पूरे देश के लोग मिलकर के चुनाव करते हैं, और यानी 2-4 लोग चुनाव में खड़े होते हैं और पूरे देश की जनता अपने राष्ट्रपति को वोट करती है। लोकतंत्र में कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं होता, उसको जनता डायरेक्ट चुनती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनको चुनते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को चुनती है। इसलिए राष्ट्रपति संसद के विश्वास की ज़रूरत नहीं होता है उसको। संसद राष्ट्रपति को साधारणतया नहीं हटा सकती है, बहुत ही विशेष परिस्थिति में महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। तो वहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री ज़्यादा ताकतवर होता है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। हु कैन वोट, वोट कौन दे सकता है? हमारे देश में या अधिकांश देशों में 18 साल से अधिक उम्र के लोग को वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। सबको एक वोट देने का हक होता है और सबके वोट को एक वैल्यू होता है। पहले क्या होता था, जिसके पास पैसे होते थे, जो टैक्स भरते थे, सिर्फ उन्हीं को वोट देने का हक होता था। दिस इम्प्लाइड दैट वुमेन एंड द अनएजुकेटेड डिड नॉट एंजॉय दिस राइट। जो गरीब होते थे या जो औरतें होती थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता था। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि वो इस तरह के जो सिस्टम है जिसमें किसी को सिर्फ उसके जेंडर के आधार पर या उसके वेल्थ के आधार पर या उसके लिटरेसी के आधार पर वोट देने से मना किया जाता है, तो वह एक क्राइम है। हमारा संविधान निर्माता जो थे वो पॉलिटिकल इक्वलिटी पर भरोसा रखते थे, इसलिए उन्होंने सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। आइए यहाँ 2 क्वेश्चन हैं, हम इसको डिस्कस कर लें। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। कौन सी इसमें स्टेटमेंट जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को डिस्क्राइब करती है? सिटीजन ऑफ 8 years एंड अबव ईच द कंट्री आर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। 18 साल से अधिक उम्र के लोग इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। दूसरा है सिटीजन्स ऑफ 18 years एंड अबव इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। 18 साल से अधिक उम्र के लोग वोट दे सकते हैं। तीसरा सिटीजन्स ऑफ 18 years एंड अबव इन द कंट्री आर अलाउड टू फॉर्म अ पार्टी। कोई भी पार्टी 18 साल से उम्र के अधिक के बच्चे बना सकते हैं। देखो ये तीनों अधिकार जनता को मिले हुए हैं, लेकिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए जो सही आंसर इसमें है वो सेकेंड है, यानी 18 साल से अधिक उम्र के लोग वो जो देश के अंदर हैं उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। तो ये जो पूरे चैप्टर थे इसको हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है और आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। हम